नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। माय भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात। पीएम मोदी के साथ में खिलाड़ी, ओलंपियन, मेडलिस्ट सहित 10 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का स्पोर्ट्स विजन मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के निर्माण के भारत में खेल की शक्ति, युवा शक्ति को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने ओलंपिक में होने वाले खेलों में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया संवाद स्पोर्ट्स को लेकर सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि यह आयोजन खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि विचारों और आकांक्षाओं को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अहमदाबाद में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और जल संरक्षण परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। नेपाल में कुदरत का कहर। तिब्बत की सीमा से लगे मध्य नेपाल के जिलों में कल सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और अब तक करीब 165 लोगों की मौत, करीब 750 लोग लापता। लापता लोगों में 100 से अधिक भारतीय भी शामिल। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आए इस गंभीर सैलाब ने रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जैसे जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है और इस तबाही में 19 महत्वपूर्ण पुल और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। नेपाल सरकार और सेना द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अभी भी नदी के इलाकों में खतरा बने रहने की चेतावनी दी है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही पर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाल की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई जानमाल की भारी तबाही से गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात कर हर संभव मानवीय मदद का भरोसा दिया है, और जिसके तहत राहत सामग्री की पहली खेप नेपाल भेज दी गई है। पीएम ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। पड़ोसी देश नेपाल की मदद के लिए भारत एक बार फिर से संकट मोचन बनकर आगे आया। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री की दूसरी खेप लेकर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से रवाना हुआ। दूसरी खेप में नेपाल के लिए करीब 37 टन HADR सामग्री, दवाएं और खाने के पैकेट शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार और करीबी संपर्क में है। राहत कार्यों में पूरी सहयोग जारी रहेगा। 10 टन राहत सामग्री की पहली खेप में जरूरी दवाइयां भी नेपाल भेजी गई हैं, जो वहां पहुंच चुकी हैं। भारत की मदद का नेपाल ने स्वागत किया है। नेपाल के पीएम कार्यालय की ओर से एक्स संदेश में सहायता के उदार प्रस्ताव की सराहना की गई है। नेपाल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और राहत के लिए भारत सरकार ने मोर्चा संभाला। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों और तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने फंसे प्रदेश के नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राहत एवं बचाव तंत्र सक्रिय। नेपाल में मौजूद यूपी के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। राज्य सरकार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के प्रशासन को पूरी तरह से सतर्कता बरतने और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यूपी सरकार ने गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन, राजस्व और राहत विभागों को समन्वय बनाकर स्थिति की निगरानी करने को कहा गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों बगहा और वाल्मीकिनगर, बेतिया एवं मोतिहारी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सीएम सम्राट चौधरी ने संभावित प्रभावों, एहतियाती उपायों, सुरक्षा तथा राहत बचाव कार्यों के लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा, राहत एवं हर संभव सहायता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेपाल में फ्लैश फ्लड से त्रिशूली नदी से देवघाट और गंडक नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ने की आशंका के बीच बिहार सरकार ने संबंधित जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ाई है और तो वहीं वाल्मीकिनगर में गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। बिहार के लिए एक राहत भरी खबर है। आज सुबह से गंडक का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है और आज सुबह 6 बजे तक 88,000 क्यूसेक पानी गंडक बैराज से छोड़ा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। एहतियात के तौर पर लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। जगह जगह कम्युनिटी किचन आदि का इंतजाम। पंजाब में आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से प्रदेश व्यापी महाहड़ताल। लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सामूहिक अवकाश का आह्वान किया है और राज्य के बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में नियमित कामकाज प्रभावित। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक करीब 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जबकि करीब 4 लाख से अधिक पेंशनर्स और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी भी आंदोलन का समर्थन दे रहे हैं। पंजाब के सभी जिलों में डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसील कार्यालय, राजस्व विभाग, सेवा केंद्र, नगर निगम, पीएसपीसीएल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल एवं स्वच्छता, सिंचाई विभाग समेत कई सरकारी कार्यालयों का काम प्रभावित। कर्मचारियों ने लोगों से अपील की है कि वे आज अपने सरकारी काम के लिए कार्यालयों में आने से बचें। हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी है और राज्य के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं आज बंद। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर शामिल। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जालंधर में कर्मचारियों की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सकते हैं। श्रीलंका नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो 29 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस यात्रा का मकसद समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे दक्षिणी नौसेना कमान सहित भारतीय नौसेना के विभिन्न केंद्रों का दौरा करेंगे और इससे पहले श्रीलंका नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने आज वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग से मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। उच्च स्तरीय प्रतिबद्धताओं को ठोस नतीजों में बदलने पर भी विचार किया गया। भारत चिली सीएपीए वार्ता को लेकर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने चिली की उप वाणिज्य मंत्री पाउला स्टेवेज से मुलाकात की। वार्ता में इस साल के भीतर सीएपीए वार्ता पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर बढ़ाने के लिए संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर जोर दिया गया। भारत 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों, साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेता शामिल होंगे, जहां वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखा गया है और इस वर्ष ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत ने 25 से अधिक शहरों में 350 से ज्यादा बैठकें आयोजित कर सहयोग को मजबूत किया है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा के दौरे पर हैं। आज वे कनाडा के राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप्स शैम्पेन के साथ
पहली वित्त मंत्रियों की आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी और कैनेडियन क्लब टोरंटो द्वारा आयोजित एक चर्चा में भी शामिल होंगी। निर्मला सीतारमण ने आज टोरंटो में कनाडा की प्रमुख कंपनियों के सीईओ, प्रेसिडेंट्स और सीनियर अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बिजनेस राउंड टेबल में हिस्सा लिया और इस दौरान क्लीन टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स, एनर्जी स्टोरेज, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग समेत कई क्षेत्रों के बिजनेस लीडर्स शामिल हुए। भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टोरंटो में OTPP के सीईओ जो टेलर से मुलाकात कर ट्रांसमिशन, परिवहन, शहरी बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा में साझेदारी व सह निवेश के अवसरों पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री ने टोरंटो में ओमिरट्स के अध्यक्ष और सीईओ से मुलाकात की और बैठक में भारत में ओमिरट्स के दीर्घकालिक निवेश और बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, लॉजिस्टिक्स व रियल एस्टेट क्षेत्रों में नए अवसरों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जॉन ग्रैहम से भी मुलाकात कर भारत की उभरती विकास संभावनाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर हुई बातचीत में दोनों देशों ने आज अहम बिंदुओं पर सहमति जताई। बीजिंग में भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विशेष प्रतिनिधि वांग यी के बीच 25वें दौर की वार्ता हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे पर खुलकर चर्चा की और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज विश्व झील दिवस है और इस दिन लोगों को झीलों की स्वच्छता, संरक्षण और सतत उपयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। पीएम मोदी ने विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे एन बालाकृष्णन जी के निधन पर दुख जताया और उनके साथ तस्वीरें साझा की। एक संदेश में पीएम ने कहा कि बालाकृष्णन जी ने अपने जीवन के 5 दशक से अधिक का समय स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और समाज की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहाँ बुलेटिन में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100, खबरें तेज रफ्तार। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। प्याज को मोबाइल वैन और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कि NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ या नेफेड के खुदरा आउटलेट के साथ साथ सफल और केंद्रीय भंडार के आउटलेट्स के माध्यम से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और अक्टूबर में नए पेराई सत्र की शुरुआत तक मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली के अंदाज और JW मैरियट होटल को नोटिस जारी किया है। निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, भंडारण और लाइसेंसिंग से जुड़े कई अनियमितताएं मिली हैं।
अंदाज होटल में करीब 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाई मिली है, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। और JW मैरियट में बिना जरूरी मंजूरी रिटेल और रीलेबल गतिविधियां चलाने समेत लेबलिंग और खाद्य भंडार में कमियां मिली हैं। आज बाजार की शुरुआत मजबूत रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 करीब 70 अंक की बढ़त के साथ 24,277.60 पर खुला, तो वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी लगभग 104 अंक उछलकर 77,576.76 के स्तर पर खुला। सोने और चांदी की शुरुआत तेजी के साथ हुई। MCX पर सोना चढ़कर करीब 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखाई दिया, तो वहीं चांदी भी चढ़कर 2.42 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखाई दी। जुलाई 2026 में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 18% से बढ़कर $12 अरब पहुंच गया है और ये वृद्धि कुल वस्तु निर्यात की 17% बढ़ोतरी से भी ज्यादा रही। EPFO ने ओणम के मौके पर केरल के 4,40,901 पेंशन भोगियों को अगस्त में पेंशन जारी कर दी है। आमतौर पर महीने के अंत में मिलने वाली ये पेंशन इस बार 26 अगस्त को ही सीधे बैंक खातों में जमा की गई। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत का LNG आयात बिल अप्रैल-जुलाई 2026 में 24% से बढ़कर $5.6 अरब पहुंच गया है और पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये $4.5 अरब था। रिटेल GCC के वर्कफोर्स में AI टैलेंट की हिस्सेदारी 2028 तक बढ़कर 10.6% होने का अनुमान है और ये 2025 में 4.8% और 2022 में 2.1% थी। केंद्र सरकार ने सिडबी को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में MSME को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल होगा। सिडबी ने और सरकार ने सिडबी और RRB के बीच से वित्त पोषण बढ़ाने पर जोर दिया है। डिजिटल ऋण मंच के आवेदन से वितरण तक प्रक्रिया तेज और कागज रहित होगी। भारत में इस्तेमाल हो रहा कमर्शियल ऑफिस स्पेस 2026 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 6% से बढ़कर 901 मिलियन स्क्वायर फीट पहुंच गया है। नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक देश का कुल ऑफिस स्टॉक करीब 1 बिलियन स्क्वायर फीट है और बेंगलुरु में 222.4 मिलियन स्क्वायर फीट के साथ सबसे बड़ा ऑफिस मार्केट रहा। गार्टनर के मुताबिक AI सुरक्षा का वैश्विक बाजार 2027 में 68.7% से बढ़कर करीब $4.8 अरब पहुंच सकता है। 2028 तक इसके 7.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही साइबर जोखिमों से बचाव की जरूरत भी बढ़ गई है और रिपोर्ट्स के अनुसार 2027 में AI एप्लीकेशन सुरक्षा पर सबसे ज्यादा $851 मिलियन खर्च होने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील को बड़ी राहत देते हुए कंपनी पर लगे 1,780 करोड़ रुपए के GST डिमांड और जुर्माने को रद्द कर दिया है। मेटा ने बच्चों और किशोरों की सुरक्षा से जुड़े अमेरिका के 29 राज्यों के मुकदमे के निपटारे पर सहमति जताई है। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक समझौते के तहत कंपनी करीब $16 अरब तक का भुगतान करेगी। समझौते के तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किशोरों के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू होंगे और इसमें दैनिक इस्तेमाल की सीमा और रात में प्लेटफॉर्म की पहुंच पर प्रतिबंध शामिल है। ईरान ने कहा है कि हालिया सैन्य हमलों में क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों पर IAEA निरीक्षकों को नए निरीक्षण नियम बनने तक जाने की अनुमति नहीं। AIEA पर अमेरिका और इजराइल के दबाव में काम करने का आरोप। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि एजेंसी को हमले के बाद परमाणु स्थलों की सुरक्षा को लेकर अपना प्रोटोकॉल स्पष्ट करना चाहिए। इस्लामाबाद के एक अस्पताल में आग लगने से कई नवजात बच्चों की मौत पर UN ने पाकिस्तान को हर संभव मदद की पेशकश की है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मदर एंड चाइल्ड वार्ड में आग AC में धमाके के बाद आग भड़की और ऑक्सीजन की अधिकता से तेजी से फैल गई।
यूएन ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को भंग करने की घोषणा कर जनवरी में हुए समझौते को लागू करने की दिशा में अहम कदम बताया। एसडीएफ कमांडर मजलूम अब्दी ने फोर्स का मिशन खत्म करने और उसे भंग करने की घोषणा की। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ राजनीतिक बदलाव पर जोर दिया। अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्टेस ने यूएन सुरक्षा परिषद में कहा है कि गाजा में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए युगांडा, मोरक्को और कजाकिस्तान के सैनिक और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। पीस बोर्ड के डायरेक्टर जनरल निकोलो मालदेनोव के मुताबिक हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों ने हथियार सौंपने और गाजा का शासन यूएन मान्यता प्राप्त अंतरिम प्रशासन को देने वाले रोड मैप को मंजूरी दी है। कतर के प्रधानमंत्री आज ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा करेंगे और ये यात्रा अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश के तौर पर हो रही है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है कि जब युद्ध अपने छठे महीने के करीब है। लड़ाई काफी हद तक रुकी हुई है, लेकिन कूटनीतिक सफलता की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। रूस के टैम्बोव इलाके में ड्रोन हमले के बाद वाइल्ड बेरीज का करीब 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला वेयर हाउस आग में पूरी तरह से नष्ट। रात भर हुई हमले में 2 लोग घायल। वाइल्ड बेरीज और ओजोन के 20 से ज्यादा वेयर हाउस निशाना बन चुके हैं। हमले में 19 लाख वर्ग मीटर वेयर हाउस स्पेस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। अमेरिकी अधिकारियों ने चीन से जुड़े कथित बड़े साइबर जासूसी अभियान का खुलासा किया। आरोप है कि चीनी सेना और खुफिया सेवाओं से जुड़े हैकर्स ने अमेरिकी सरकारी और अहम स्थानों के नेटवर्क को निशाना बनाया। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक नासा, फेडरल रिजर्व, न्याय और ऊर्जा विभाग, अमेरिकी सीनेट समेत सैन्य नेटवर्क, अस्पतालों, बिजली कंपनियों और रक्षा कंपनियों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी एफडीए ने रेवोल्यूशन मेडिसिन्स की पैनक्रियाटिक कैंसर की नई दवा रेस्क्यू को मंजूरी दी है और बड़े ट्रायल में दवा के गंभीर बीमारी वाले मरीजों की जीवित रहने की दर को करीब 2 गुना किया। कोलंबो टेस्ट का 5वां दिन आज श्रीलंका की टीम 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलेगी। चौथे दिन फॉलो ऑन खेलते हुए श्रीलंका के लाहिरू उदारा 5 रन बनाकर आउट हो गए और कमिल मिशारा 32 रन बनाकर जडेजा का शिकार बने। 2 मैच की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। टीम का लक्ष्य कोलंबो टेस्ट को जीतकर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करना है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपने करियर में पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे। 36 साल के बाएं हाथ के गेंदबाज पहली पारी में 12 रन देकर 6 और दूसरी पारी में 39 रन देकर 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के ग्रैंड फिनाले की पहली बाजी में अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हार का सामना करना पड़ा। 48 सालों तक खेले गए टूर्नामेंट के शुरुआत से ही प्रज्ञानंदा लय में नजर नहीं आए और कारुआना ने धीरे धीरे उन पर दबाव बनाया और बाजी अपने पक्ष में कर ली। और भारत के अपूर्व कांबले ने फीडे रेटेड रैपिड टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है और कांबले ने 9 दौर में 8.5 अंक हासिल किए। कुल 4 लाख पुरस्कार राशि वाले इस टूर्नामेंट में अलग अलग आयु वर्ग और रेटिंग श्रेणियों में 700 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सेरेना और वीनस विलियम्स एक बार फिर से साथ में टेनिस कोर्ट पर उतरेंगी और दोनों ही बहनें अमेरिकी ओपन के युगल मुकाबला खेलेंगी। सेरेना और वीनस विलियम्स को इस टूर्नामेंट के वाइल्ड कार्ड मिला है और वह इससे पहले 2 बार अमेरिकी ओपन का युगल खिताब जीत चुकी हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने एंथनी एंड्रयूज को भारत की अंडर 17 महिला राष्ट्रीय टीम का सहायक कोच नियुक्त किया है। ईस्ट बंगाल एफसी के मुख्य कोच के रूप में भी कार्यरत एंड्रयूज ईस्ट बंगाल क्लब और देश दोनों के लिए दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगे। ला लीगा सीजन के अपने पहले घरेलू मुकाबले में रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएदाद को 4-1 से करारी शिकस्त दी और सैंटियागो बर्नियू में खेले गए मुकाबले में किलियन एम्बाबे ने
शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक जमाई। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।